भेजी है। सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए जरा, पुतिन ने आज के मौके पर लिखा है, गणतंत्र दिवस की बधाई दी है पुतिन ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हम अपनी विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। दोनों देशों के संयुक्त प्रयासों से हम पारस्परिक रूप से लाभप्रद द्विपक्षीय सहयोग और विकास को सुनिश्चित करेंगे, ये पुतिन ने कहा। देखिए जरा, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने क्या कहा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा, ऑस्ट्रेलिया और भारत कभी इतने करीब नहीं रहे जितने आज हैं। ये उन संभावनाओं को याद कराता है जो हमारे साझा भविष्य में निहित हैं और जिसकी हम आशा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए भारत का धन्यवाद करता है। अमेरिका, एंटनी ब्लिंकन क्या कह रहे हैं। अमेरिका ने कहा, भारत और अमेरिका की साझेदारी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक है। संयुक्त अरब अमीरात के प्रिंस क्या कुछ कह रहे हैं। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के लोगों को यूएई की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि हमारी लंबे समय से चलती आ रही दोस्ती आने वाले सालों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। ये यूएई के राष्ट्रपति को आप देख रहे थे जिन्होंने ये बातें कही हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर परेड की वो तस्वीरें जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। 1950 या उससे पहले जिनका जन्म हुआ उन्होंने जरूर देखी होंगी। ये देख रहे हैं, 1950 में यहां से परेड निकलती थी, जहां से अभी निकलती है वहां से नहीं। ये गणतंत्र, पहला गणतंत्र होने के बाद ये परेड निकली थी। ये कनॉट प्लेस का एरिया, अगर आप दिल्ली आए और सीपी गए तो सर्कल, ये सर्कल, इनर सर्कल का एरिया, यहां से परेड निकलती थी। अगली तस्वीर दिखाई जरा, तब आप शायद ध्यान से समझ पाएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये जो आप मोड़ देख रहे हैं, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, आपने देखी होगी। यहां से निकलती थी परेड। 1950 में जो राजपथ था और कर्तव्य पथ हो गया, वहां से परेड नहीं निकलती थी। इंडिया गेट का सामना और रायसीना हिल्स तक जो जाता है, ये कनॉट प्लेस का इलाका था जहां 1950 में परेड निकलती थी। आज कहां निकलती है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देख रहे हैं, ये है आज की परेड। आज निकलती है राजपथ पर परेड, जो अब कर्तव्य पथ है, ये आप देख रहे हैं। ये उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, परेड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या फर्क आया है तब की परेड में और अब की परेड में। 1950 की परेड बिल्कुल अलग थी और 1950 की परेड दरअसल शाम को निकली थी। आपको जानकर ताज्जुब होगा। देखिए जरा, पहले 26 जनवरी को गणतंत्र नहीं, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। जी हां, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया था। 26 नवंबर, अब से 2 महीने पहले संविधान अपना लिया गया, लेकिन गणतंत्र बनने में 2 महीने का वक्त लगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। आज की तारीख लागू करने की 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस उसके बाद घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 सुबह 10:18 पर भारत गणतंत्र बन गया। 10:24 पर, यानी 6 मिनट के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली थी और 26 जनवरी 1950 को पहली परेड निकली थी। पहली परेड शाम को निकाली गई थी। अभी तो सुबह 10:30 बजे परेड शुरू होती, लेकिन पहली परेड शाम को हुई थी। राजपथ पर उस वक्त परेड नहीं हुई थी। दिल्ली के इरविन एम्फी थिएटर में यह समारोह मनाया गया था। पहली बार बग्घी में बैठे गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति पहुंचे थे और 26 जनवरी 1955 पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड हुई थी 1955 में और 56 में पहली बार हाथी घोड़े परेड में शामिल किए गए थे। यह था उस वक्त की परेड। अब मैं आपको उस वक्त की, जब पहली बार राजपथ पर परेड हुई थी, वो तस्वीर दिखाता हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं राजपथ की तस्वीर। ये है उस वक्त राजपथ, बिल्कुल निर्माण नहीं हुआ था दोनों तरफ। अगर आप दिल्ली आए और राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट देखा है, अब निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माण हो गया है। पहले इस तरह का दिखता था राजपथ और ये पहली राजपथ की परेड है जो आप देख रहे हैं, जो उस दौर में हुई थी। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि न सिर्फ दिल्ली, बल्कि दिल्ली से लेकर लाल चौक तक सबकी नजरें और निगाहें होती हैं कि दिल्ली में तिरंगा फहरा तो क्या लाल चौक में फहरा। ये देखिए जरा,
ये आज के लाल चौक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अब हर साल चाहे वो 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, लाल चौक पर तिरंगा जरूर फहराता है। यह बताता है कि 370 हटने के बाद क्या बदलाव आया है। लाल चौक पर तिरंगा आप देख रहे हैं, क्रेन के जरिए फहराया जा रहा है। इसकी अहमियत क्यों और ज्यादा है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अगली तस्वीर से। अगली तस्वीर दिखाइए। यह देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, लेकिन लाल चौक पर मोदी मौजूद है। उनके साथ मुरली मनोहर जोशी है। उस वक्त मोदी लाल चौक पर गए तिरंगा फहराने के लिए, इसलिए लाल चौक की अहमियत और बढ़ जाती है कि आज उस वक्त बहुत फोर्स लगाकर, लड़ाई लड़कर तब तिरंगा फहराया गया जा सका था। आज ऐसे ही आराम से वहां तिरंगा फहराया जाता है। यह कनेक्शन है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी थे, लेकिन आज लाल चौक पर तिरंगा फहराया जा रहा था। वो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पीएम मोदी की, और ये देखिए लाल तिरंगा फहराया गया जो लाल चौक पर। ये प्रधानमंत्री की लाल चौक की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। 1992 में मोदी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। 92 में मोदी मुरली मनोहर जोशी की टीम के सदस्य थे। उस दौरान एकता यात्रा में मोदी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। 15 मिनट तक लाल चौक पर अफरा तफरी रही। उस दौरान आतंकियों और अलगाववादियों ने धमकी दी थी, तब तिरंगा ना फहराने की धमकी दी गई थी कि आप यहां तिरंगा नहीं फहरा सकते हो उस जगह पर। मोदी ने 15 मिनट में तिरंगा फहराया। वहां झंडा फहराने के वक्त आतंकियों ने रॉकेट दागे थे, लेकिन सभी नेता सुरक्षित दिल्ली लौट आए। उसके बाद बीजेपी ने कन्याकुमारी से एकता यात्रा की शुरुआत की थी। तब तिरंगा फहराकर संपन्न हुई थी ये एकता यात्रा लाल चौक पर। दरअसल मॉस्को में रेड स्क्वायर है, उसी की तर्ज पर इसका नाम रखा गया है। श्रीनगर के केंद्र में स्थित है ये लाल चौक, और 1980 में एक घंटा घर बनाया गया था। 1948 में नेहरू ने यहां तिरंगा फहराया था। 370 हटने के बाद यहां तिरंगा लहरा रहा है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं लाल चौक पर जो लोग आज मौजूद थे तिरंगा फहराने के दौरान, वो क्या अनुभूति कर रहे थे, क्या एहसास कर रहे थे, उन्हें सुनिए जरा। इस गणतंत्र दिवस पर जो डेमोक्रेसी है, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम अपने देश को मानते हैं, इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया था, हम उसके ऊपर सारे देशवासियों को, कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। लाल चौक हैज ए सिग्निफिकेंस, सो टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे इन लाल चौक श्रीनगर। बहुत ही खुशी हो रही है कि हम आज श्रीनगर में है और लाल चौक पर है। आज पूरा देश एकजुट हो चुका है, ये मैसेज सारे देश में जा रहा है और इसके हम बहुत ही खुश हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग आज तीसरा दिन हम लोग का है। आज लाल चौक पे झंडा फहराते हुए बहुत अच्छा लग रहा है हम सभी पूरे ग्रुप वासियों को, और सभी देशवासियों को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। कि ऐसे ही देश में लाल चौक पे जो शांति की स्थिति बनी हुई है, वैसे चाहते हैं कि पूरे देश में शांति की स्थिति बनी रहे और पूरा देश शांति चैन से जिए और अमन की भावनाओं को लेके आगे बढ़ता रहे। बहुत अच्छा लगा सर यहाँ पे आके। पहली बार हम यहाँ पे आए हैं लाल चौक पे आके, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। राइट, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, दरअसल गणतंत्र तब बना जब देश का संविधान लागू हुआ। अब संविधान की वो तस्वीर दिखा रहा हूं जो आपसे पहले आपने नहीं देखी होगी। ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे आप भारत का संविधान कहते हैं हिंदी में। अब आपको 1950 की तस्वीर दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार पटेल उस कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर रहे हैं, उस संविधान पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, और वो सभी सदस्य जो मेंबर थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए, ये कॉन्स्टिट्यूशन जिसपे साइन हुए, हस्ताक्षर हुए हैं 1950 के, ये आज भी देश की संसद में रखी हुई है। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि देश की संसद में, पिलर ग्राफिक्स है जो देश की संसद में संविधान रखी हुई है, उसकी कॉपी, उसमें खासियत क्या है। लोगों को नहीं पता है कि आज उसमें क्या खास है, कौन सी चीजें हैं। प्ले कीजिए इसे प्लीज। ये आपके सामने आ गया। ये दरअसल दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आज से पहले, अब से पहले कभी इतना लंबा संविधान हाथ से नहीं लिखा गया। भारत का संविधान हाथ से लिखा हुआ दस्तावेज है। सोचिए जरा, संविधान की 2 कॉपी हाथ से लिखी गई थी उस दौर में।
इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया। अंग्रेजी की कॉपी में 1,17,669 शब्द है। 1,17,369 शब्द इसमें है। इसे लिखने में सोचिए जरा, कलम 254 कलम की निब का इस्तेमाल हुआ है। 250 से ज्यादा, 254 कलम की निब। संविधान की असली कॉपी संसद भवन की लाइब्रेरी में अभी भी रखी है। यह कॉपी हीलियम का एक बॉक्स है, हीलियम के बॉक्स के अंदर रखी गई है। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। अंतिम रूप देने से पहले संविधान पर चर्चा हुई थी, बहस हुई थी। तब इसमें 2000 से ज्यादा संशोधन किए गए थे। सोचिए, 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट। इस पर संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। इन सदस्यों में 15 महिला सदस्य भी थी। 10 देशों के संविधान की अच्छी बातों को इसमें शामिल किया गया, यानी 10 देशों के संविधान को पढ़ा गया, समझा गया, उनकी अच्छी बातों को इसमें शामिल किया गया। दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान भारत का संविधान माना जाता है। ये इसकी खासियत है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आपने देख लियो तस्वीरें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने के बाद गणतंत्र बना और गणतंत्र बनने के बाद राष्ट्रपति ने शपथ ली और ये देख रहे हैं। उसके बाद जब परेड हुई तो ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीर आप देख रहे हैं। परेड के बाद जब राष्ट्रपति पहली बार निकले 1950 में, ये वो तस्वीर है, बग्घी में। पहले राष्ट्रपति बग्घी में जाते थे, घोड़ों के साथ, अंगरक्षक होते थे। पीछे आप देख रहे हैं घोड़े वाले अंगरक्षक बैठे हैं, आगे भी पीछे भी। इन्हें प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड कहते हैं, राष्ट्रपति के अंगरक्षक, जो आज भी इसी तरह से हैं, इसी तरह से निकलते हैं, इसी तरह से आते हैं। ये 1950 की तस्वीर है। अब आज की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स आप देख रहे हैं, बॉडीगार्ड्स की बीच में राष्ट्रपति। अब बग्घी से नहीं, अब कार से आती है राष्ट्रपति, ये फर्क आया है सिर्फ। बग्घी अभी भी है। ये आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स घोड़े पर मौजूद, लाल रंग के परिधान में, हाथ में झंडा लिए हुए। पूरा काफिला राष्ट्रपति भवन से सीधे चला रहा है। रायसीना हिल से उतरते हुए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की गाड़ी एक तरफ लगती है और ये अंगरक्षक राष्ट्रपति के साथ हमेशा रहते हैं। आइए अब आपको बताऊं कि जो खास सुरक्षा है राष्ट्रपति की, ये सभी के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। जितने लोग वहां मौजूद हो या जितने लोग टीवी पर भी देख रहे हो, बहुत खूबसूरत लगता है जब अंगरक्षक राष्ट्रपति के साथ साथ आ रहे होते हैं। उनकी खासियत देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये अंगरक्षकों को आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड है। सेना की घुड़सवार रेजिमेंट का दरअसल ये हिस्सा है। सेना की सर्वोच्च यूनिट होती है ये, और ये यूनिट राष्ट्रपति भवन में ही रहती है। इनके लिए वही जगह है रहने के लिए। इनमें खास बात क्या है, जाट, सिख और राजपूत रेजिमेंट को प्राथमिकता दी जाती है इनके चयन में। राष्ट्रपति की सुरक्षा में जवानों की लंबाई बहुत अहम है। घोड़े देख रहे हैं, ये ऊंचे ऊंचे घोड़े होते हैं। घोड़ों की ऊंचाई देखिए, इसलिए जो जवान उस पर बैठेगा उसकी हाइट, उसकी लंबाई बहुत मायने रखती है। लंबाई 6 फीट अगर नहीं है तो राष्ट्रपति के अंगरक्षक और उनकी सुरक्षा में आप शामिल नहीं हो सकते। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड तो नहीं बन सकते। सोचिए, स्वतंत्रता से पहले योग्यता 6 फीट 3 इंच थी, जिसे बाद में कम करके 6 फीट किया गया। राष्ट्रपति की सुरक्षा यूनिट में 4 ऑफिसर्स भी होते हैं बाकायदा। 11 जेसीओ 161 जवान तैनात होते हैं इस दौरान। राष्ट्रपति की सुरक्षा करते हैं ये खास बॉडीगार्ड्स। पहली बॉडीगार्ड यूनिट 1773 में बनी थी। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बतौर पैदल सेना की भर्ती की थी, उस दौरान की बात है। और आपको बताऊं, मुगल हाउस से 50 सैनिकों को तब चुना गया था, जिन्हें अंगरक्षक बनाया गया। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं, राष्ट्रपति जब पहुंच जाती है तो उसके बाद पहला काम क्या होता है कि उन्हें सलामी दी जाए। तो एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं राष्ट्रपति के। ये देख रहे हैं, ये जो तोपें आते हैं, इन तोपों से सलामी दी गई राष्ट्रपति को। 21 तोपें। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र अगर कोई दूसरी चीज होती है तो ये 21 तोपों की सलामी होती है। आपने सुना होगा, राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। बॉडीगार्ड्स खड़े हैं और 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आइए अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये वो 21 तोपें हैं, इनके जरिए सलामी दी गई। एक साथ
खास बात यह है ये भारत की बनी है, मेड इन इंडिया तोपें थी, पहली बार मेड इन इंडिया तोपों से सलामी दी गई, भारत में निर्मित है। इससे पहले विदेशी तोप से दी जाती थी। पिछले अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये विदेशी तोपें हैं, देख रहे हैं 21 विदेशी तोपें 2022 तक इन्हीं तोपों से सलामी दी जा रही। अब इस बार आकर्षण यह था कि भारतीय तोपें, यही निर्मित तोपें। अब जरा आपको दोनों तोपों की खासियत दिखाते हैं, जो भारत में बनी है और जो विदेश से थी, जो 21 तोपों की सलामी इनके जरिए दी जा रही थी। देखिए जरा, तो आपको हम दिखा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं तोपें, ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। दरअसल गणतंत्र दिवस पर 21 तोपों की सलामी की परंपरा है और अब तक ब्रिटेन में बनी तोपों से सलामी दी जाती थी। ये तोपें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पहली बार भारत में बनी गन से सलामी दी गई है। अब देखिए दोनों में खासियत मैं बता रहा हूं। जो भारतीय तोप है, स्वदेशी तोपों से राष्ट्रपति की सलामी हुई है। ब्रिटिश तोप 25 पाउंडर तोपों से पहले सलामी हुआ करती थी। जो भारतीय तोप है 105 mm इंडियन फील्ड गन्स का इस्तेमाल हुआ है। ब्रिटिश तोप जो है ब्रिटिश डीएन फील्ड गन्स का इस्तेमाल होता था इसमें। भारतीय तोप जो है इसका वजन 2 गुना है, यानी 3450 किलोग्राम है। जो विदेशी तोप थी उसका वजन 1633 किलोग्राम था। इसके अलावा इसकी लंबाई, भारतीय तोप की लंबाई 20 फीट, चौड़ाई 7 फीट, ऊंचाई 6 फीट है। ब्रिटिश तोप की जो लंबाई है वो 15 फीट, चौड़ाई 7 फीट और ऊंचाई 3 फीट है। इसके अलावा भारतीय तोप ये 1 मिनट में 6 से 8 गोले दागती है, तो ब्रिटिश तोप भी 6 से 8 गोले दागती थी 1 मिनट के दौरान। और भारतीय तोप, इसकी रेंज 17 से 20 किलोमीटर तक की है भारतीय तोप की। ब्रिटिश तोप की रेंज 12.5 किलोमीटर की है। यह फर्क है, रेंज इंपॉर्टेंट है, भारतीय तोप की रेंज कहीं ज्यादा है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इस सलामी के बाद कि आखिर और कौन सी चीज थी जो खास थी। खास था परेड में जो भी हथियार लाए गए थे वो सब स्वदेशी थे, सभी भारत में बने हुए थे, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं अर्जुन टैंक से सलामी दी गई। अर्जुन टैंक जो भारत में बनाया गया, अपग्रेड किया गया कई बार, ये वो अर्जुन टैंक आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, वज्र वाहन आप देख रहे हैं जिसे भारत में तैयार किया गया है। वज्र टैंक आप देख रहे हैं, वज्र टैंक जो भारत में बना, मेड इन इंडिया, इसके जरिए सलामी दी गई। अगली तस्वीर ब्रह्मोस मिसाइल, ये भी भारत में निर्मित है। स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, विदेशों में भी इसकी खासी डिमांड है, इसको भी परेड में शामिल किया गया। अगली तस्वीर दिखा रहा हूं, आकाश मिसाइल भी भारत में बनी, ये भी पूरी तरह से स्वदेशी है। तो जितने भी हथियार आज नुमाइश की गई परेड में वो सब भारत में बने हैं। आइए इन सब की खासियत आपको बताते हैं। और ये फख्र की बात है कि ये सारे हथियार हिंदुस्तान में बन रहे हैं जो परेड में शामिल किए जा रहे हैं। देखिए जरा, सबसे पहले ये है नगा मिसाइल सिस्टम। डीआरडीओ ने इस नाग मिसाइल सिस्टम को बनाया है और 6 एंटी टैंक मिसाइल फायर करने में सक्षम है। ये 5 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, यानी मारेगा तो 5 किलोमीटर दूर जाकर गिरेगा। युद्ध में गेम चेंजर माना जाता है इसको। ये आ गया ब्रह्मोस मिसाइल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये भी परेड में थी। रेंज इसकी 400 किलोमीटर है और हवा, पानी, जमीन से वार करने में सक्षम है। ये दुश्मन के इलाके में लक्ष्य साधने में भी सक्षम है। ध्वनि की गति से 3 गुना तेज इसकी रफ्तार है। ये आप देख रहे हैं आकाश मिसाइल डीआरडीओ की पहली वायु रक्षा प्रणाली है। ये सतह से हवा में मार करने में सक्षम है और 150 किलोमीटर तक एयर स्पेस की निगरानी करती है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सीमा पर आकाश को तैनात किया गया। अब यह है K9 वज्र टैंक। दक्षिण कोरिया की मदद से भारत में बनाया गया है। यह वज्र टैंक 50 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन को तबाह कर देगा। इसमें तोप और टैंक दोनों की खूबियां हैं। लद्दाख सेक्टर में इस वज्र को तैनात किया गया है। यह आप देख रहे हैं MBT अर्जुन टैंक, आधुनिक और स्वदेशी युद्धक टैंक है ये, और तीसरी पीढ़ी का 3rd जनरेशन खास युद्धक टैंक है। टैंक में 120 mm राइफल गन भी लगी हुई है। टैंक में 120 mm राइफल गन है, ये इसकी खासियत है।
आइए अब इन सब के बीच मेड इन इंडिया गणतंत्र देख लिया, लेकिन इसमें विदेशी मेहमान हर बार एक चीफ गेस्ट आते हैं। इस बार मेहमान कौन थे ये आपको बताने जा रहे हैं और क्यों खास थे मेहमान, ये आप देख रहे हैं। इजिप्ट मिस्र के राष्ट्रपति इस बार मेहमान थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करने पहुंचे, कल ही भारत आ गए थे। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री उन्हें लेने के लिए पहुंचे। हर साल इस मौके पर एक विदेशी मेहमान आते हैं। पहले इनके बारे में आपको बताते हैं कि इजिप्ट के राष्ट्रपति को ही क्यों बुलाया गया था, क्या वजह है उसके पीछे देखिए। मोदी के दोस्त रिपब्लिक डे के मेहमान थे और मिस्र के राष्ट्रपति, इनका नाम है अब्देल फतेह अल सिसी, चीफ गेस्ट थे। पीएम मोदी के खास दोस्त हैं अब्देल फतेह, और मोदी अब्देल की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। आपको बताऊं कि आतंकवाद और कट्टरवाद पर मिस्र और भारत साथ साथ है। ओआईसी यानी मुस्लिम कंट्रीज का जो संगठन है, ओआईसी में भारत की मजबूत आवाज अगर कोई है तो वो अब्देल फतेह है। अरब देशों में भारत का तीसरा करीबी दोस्त है मिस्र। इसके अलावा सऊदी अरब और यूएई के बाद सबसे ज्यादा भरोसेमंद देश है। अरब देशों में मिस्र की आबादी सबसे ज्यादा है और मिस्र में भारतीयों की तादाद भी काफी ज्यादा है। 75 साल से मिस्र के साथ भारत के कूटनीतिक रिश्ते हैं, इसलिए इजिप्ट के राष्ट्रपति को, राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया था। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे चुनते हैं, कैसे पता चलता है कि किसे बुलाएंगे, कौन से राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। वो तरीका आपको बता रहा हूं कि हर बार जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं वो कैसे चुने जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, बराक ओबामा भी आ चुके हैं और ये जो राष्ट्राध्यक्ष इजिप्ट के राष्ट्रपति जो अब आए वो है। किसी देश के राष्ट्र प्रमुख होते हैं चीफ गेस्ट, जो 26 जनवरी को जिन्हें निमंत्रण भेजा जाता है। चीफ गेस्ट के लिए 6 महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है कि आएगा कौन। विदेश मंत्रालय अलग अलग नामों पर चर्चा करता है और इस दौरान नेता का बैकग्राउंड देखा जाता है, किसे बुला रहे हैं आप, उसके भारत से रिश्ते की पड़ताल की जाती है, कैसे संबंध है, राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक पहलू भी देखा जाता है और उसके बाद चीफ गेस्ट का नाम तय किया जाता है, जिसे प्रधानमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। पीएम सलाहकारों के साथ इस पर चर्चा करते हैं और फिर चीफ गेस्ट का नाम राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति सहमति देते हैं, तब नाम फाइनल होता है कि आएगा कौन। ऐलान से पहले चीफ गेस्ट की सहमति ली जाती है और इस काम को विदेश मंत्रालय आगे बढ़ाता है। नाम फाइनल होने के बाद उसका ऐलान होता है। चीफ गेस्ट 26 जनवरी से पहले ही भारत आ जाते हैं। अब आपको बताते हैं, आप सोच रहे होंगे कि मुस्लिम देश के राष्ट्राध्यक्ष को क्यों बुलाया गया। तो भारत के रिश्ते बहुत से मुस्लिम देशों के साथ कैसे बदले हैं, इसके पीछे आपको यह जानना चाहिए। मिस्र के राष्ट्रपति का 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट होना बेहद अहम है। आपको बताऊं कि भारत और मिस्र के बीच करीबी कूटनीतिक रिश्ते रहे। मिस्र कई मौकों पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान के दुष्प्रचार को नकार चुका है। मुस्लिम देशों की संस्था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में मिस्र पाकिस्तान की नीतियों का कई बार विरोध कर चुका है। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ओआईसी ने भारत को मीटिंग में शामिल होने का न्योता भेजा था। पाकिस्तान के ना चाहने के बावजूद भारत को मुस्लिम देशों से न्योता मिला और पाकिस्तान की मुस्लिम देशों के बीच बेइज्जती हो गई। तब संयुक्त अरब अमीरात ने भारत को न्योता दिया था। मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के रिश्ते बहुत बेहतर हैं। 2022 में जब मोदी यूएई के दौरे पर गए थे, तब शेख बिन जायद ने प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी का स्वागत किया था। पाकिस्तान के एक और करीबी यार तुर्की के साथ भी भारत के रिश्ते मजबूत हैं। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में मोदी और एर्दोगन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान को मिर्ची लगी थी। वहीं भारत कतर के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने पर दोनों देश कई समारोह आयोजित करने पर सहमत हुए। कतर को फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं भी दी थी। पाकिस्तान के एक और दोस्त सऊदी अरब के साथ भी भारत के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। भारत खाड़ी देशों से तेल मंगाता है। अरबों डॉलर का निर्यात इन देशों को भारत से होता है। इन देशों को भी भारत की ताकत का अंदाजा है। वहीं ईरान के साथ भी भारत के मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद भारत ईरान से तेल खरीदता है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में ईरान की निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत अलग रहता है। पाकिस्तान के तमाम तकड़म के बावजूद भारत के मुस्लिम देशों के साथ रिश्ते बेहद मजबूत हैं। यह बताता है कि खास वजह है
कि इजिप्ट के राष्ट्रपति को बुलाया गया कि भारत कैसे इक्वेशन बदल रहा है, कैसे कूटनीति से भारत आगे बढ़ रहा है। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं बाघा अटारी की तस्वीर। हर साल आप 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर देखते हैं, लोग देखते हैं कि बाघा अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान और भारत की जो जवान हैं वो ऐसा समारोह करते हैं, जो वहां बैठे हैं उन्हें भी जोश आ जाए, जो देख रहे हैं वो फख्र भी महसूस करते हैं और गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। लेकिन जानते बहुत कम लोग हैं कि आखिर ये कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है ये समारोह, इसके पीछे वजह क्या है। तो आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि बाघा अटारी का जो ये समारोह है, बीटिंग रिट्रीट, ये आखिर क्यों होता है, क्या वजह है इसके पीछे। देखिए जरा, ये देख रहे हैं गेट इस तरह से खुलता है। 11 अक्टूबर 1947 को पहली बार दरअसल यहां तिरंगा फहराया गया था। 1959 के बाद से बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया और भारत की तरफ चेक पोस्ट, इसे कहते हैं चेक पोस्ट, ये जो आप देख रहे हैं गेट, ये चेक पोस्ट। पाकिस्तान की तरफ जो चेक पोस्ट है उसे कहते हैं वाघा, भारत की तरफ जो चेक पोस्ट है इसे कहते हैं अटारी। तो भारत का चेक पोस्ट कहलाता है अटारी बॉर्डर। दोनों देशों ने समारोह पर सहमति दे रखी है। इस तरह का समारोह हर सुबह दोनों तरफ के जवान यहां ध्वज फहराते हैं, शाम होते ही तिरंगा को उतार लिया जाता है। आप जो समारोह आज 26 जनवरी या 15 अगस्त को देखते हैं, ये यहां हर रोज होता है, हर रोज शाम को। इस दौरान दोनों तरफ के जवान चुनौती देते हैं एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की चुनौती दी जाती है। फिर दोनों देश के जवान अपना अपना कौशल दिखाते हैं। 60 से 120 मिनट का कार्यक्रम होता है। यह पूरा कार्यक्रम बेहद रोमांचक होता है, जवानों में जबरदस्त उत्साह दिखता है। दोनों देशों के लोग इसमें शामिल होते हैं। दोनों तरफ दर्शक दीर्घा, पाकिस्तान की तरफ भी दर्शक आकर बैठते हैं और भारत की तरफ तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अमृतसर से 32 किलोमीटर दूर है अटारी बॉर्डर। हर दिन सैकड़ों पर्यटक यहां पहुंचते हैं। यह है इसकी खासियत। हमारे सहयोगी वहां मौजूद थे अटारी बॉर्डर पर जिस वक्त यह समारोह चल रहा था। जो भारतीय पहुंचे थे वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बहुत खुशी हो रही है, हमारा देश सबसे प्यारा है। वो लोग हैं, अपन चैन से सोते हैं, वो लोग नहीं है, अपन कभी चैन से सो नहीं पाते हैं। वो लोग का सैक्रिफाइस बहुत है हमारा ऊपर, हम लोग कर्जदार है उनका। तो भारत तो तगड़ा कंट्री है, बहुत बढ़िया देश है। भारत जय हिंद, भारत माता की वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कैसा महसूस हुआ आपने बॉर्डर पर आज परफॉर्म किया है? बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम था एंड बहुत अच्छा था।